हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। डियर स्टूडेंट, आई होप आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी। डियर स्टूडेंट, आप सभी का केमिस्ट्री की इस क्लास में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लेसन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपने वो कॉपी में नोट कर लिए होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कुछ स्टूडेंटों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर हमको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। तो डियर, मैंने आपको इस बात को कई बार मैंने रिपीट कर दिया। आप यहाँ 12th के लिए अगर बात करें तो इस प्रकार की कैलकुलेशन हमारी नहीं आएगी, मैं आपको बोल चुका हूँ। ठीक है भाई, निश्चिंत रहें इस चीज के लिए, इतना आप विश्वास करें, ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएगी। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन की, और आई होप आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छा हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन यहाँ अच्छी हो गई तो फ्यूचर में जब आप नीट आईआईटी के एग्जाम दोगे तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस साल लास्ट ईयर भी इस तरह के बहुत क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर में से। तो मेरा आप सभी स्टूडेंटों से कहना है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालकर स्पेशली बात करें, कैलकुलेशन पर वर्क करें। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो दिक्कत नहीं है। रही बात बोर्ड के एग्जाम, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए निश्चित रहे, अगर ऐसे सवाल आपके आते हैं तो कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी आएगी। भाई कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन बात है टाइमिंग की, क्योंकि टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। तो वही बात है, इसलिए ठीक है भाई। तो निश्चिंत रहे, घबराए नहीं। बहुत से स्टूडेंटों का कहना है कि सर अब तक बहुत मजा आ रहा था, लेकिन लास्ट में होते होते अब सिस्टम बिगड़ गया, मजा नहीं आ रहा उतना। तो डियर, आप मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, ये देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही जटिल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए। बहुत से स्टूडेंटों को समझ में आ रहा है, लेकिन आप ये चाहो कि सभी को समझ में आ जाए, देखो टफ चीज है, तो आपको इसको समझने की कोशिश करोगे ना। आपके दिमाग में ये डालना कि भाई न्यूमेरिकल हमारे समझ में नहीं है, तो नहीं समझ में आएगी। आप धैर्य पूर्व रखें, कौन कौन सी चीजें मैं बता रहा हूँ उस चीज को समझने की कोशिश करें। मेन चीज क्या है, ये सवाल मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि सवाल का पैटर्न आपको आना चाहिए कि आप अगर ये सवाल ऐसा पूछा गया है तो इसको करने का तरीका क्या है। क्योंकि आप भी देखो, बहुत से मैथ वाले स्टूडेंट हो, सभी को पता है कि हमको ये पता चल गया ये सवाल ऐसा होगा, तो हमको सूत्र जमा और कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। नहीं कर सकते, यानी तरीका अपन को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपकी सभी क्वेश्चनों का जो जवाब है वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है भाई। और कुछ स्टूडेंटों से मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कुछ वीडियो में देखा था कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो पर कोई लाइक और कोई कमेंट नहीं करते। तो मैं आप सभी स्टूडेंटों से कहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है भाई। इसके अलावा कमेंट भी करें, ठीक है भाई। आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जैसे लाऊं उस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर सकूं। ठीक है डियर, ऐसा नहीं आपने वीडियो देख लिया और अपना व्यू ही नहीं दिया। आपको पता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपसे थोड़ा सा मैं यही फेवर चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है भाई। और बहुत से स्टूडेंटों ने देखा है, मैंने किसी स्टूडेंट ने डिसलाइक किया। तो देखो, डिसलाइक आप तब करो जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब अपन करते हैं 15 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 अपन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। एक स्टूडेंट ने पूछा था, एक सेमनी का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, अगर बात करें सितेश गुजर, ठीक है भाई, आप सभी परिचित हैं उनसे। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, क्या पूछा था कि जो सिलिकॉन है, उन्होंने पूछा था सिलिकॉन अक्रिस्टलीय, सिलिकॉन अक्रिस्टलीय जो सिलिकॉन है वो प्रकाश वोल्टीय का प्रमुख स्रोत है, या अपन ये बोल सकते हैं प्रमुख स्रोत या श्रेष्ठतम स्रोत। अब इसका मतलब क्या है, प्रकाश वोल्टीय का मतलब क्या होता है डियर। आपको मैंने जब अर्धचालक बताया था तो अर्धचालक में मैंने उसके उपयोग बताए थे। तो लास्ट वाला आपको उपयोग याद है, सौर सेल ऊर्जा वाला, याद है नहीं याद है? हाँ जी। तो सौर सेल ऊर्जा मैंने बताया था कि सौर प्लेटें होती हैं जो सूर्य से आने वाली प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित कर उनको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, जिससे घरों में लाइटें आती है। आजकल मोस्टली अगर अपन बात करें, जो प्रेजेंट टाइम में अपन इन्वर्टर कर रहे हैं, बहुत जगह सौर प्लांट का उपयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसको कन्वर्ट किया जाता है विद्युत ऊर्जा में इन प्लेटों में।
तो मोस्टली इस प्लेटों में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सिलिकॉन का, यानी जो सिलिकॉन है जो आपकी इसको अपन एग क्रिस्टली, वैसे क्रिस्टली होता है लेकिन इसको एग क्रिस्टली रूप में कैसे करेंगे, इसको हीट देंगे, ठीक है भाई, तो इसको एग क्रिस्टली रूप में अपन इसको परिवर्तित कर देंगे, फिर क्या बनाएंगे, इसकी प्लेटें बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्लेटें। और ये प्लेटें क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाशीय ऊर्जा है उस प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सबसे अच्छा तत्व माना जाता है ये सिलिकॉन, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है कंपटीशन में, अगर अपन बात करें तो एक नीट में और जी मेंस में पूछा जा चुका है। नीट में किस तरीके से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तत्व ऐसा है जिसका उपयोग अगर अपन बात करें सौर ऊर्जा सेल में किया जाता है, तो वो सिलिकॉन होता है, ठीक है भाई। हाँ जी, इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि प्रकाश ऊर्जा जो वोल्टेज सेल है उसका सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो उसका भी स्रोत कौन सा है, सिलिकॉन। यानी सिलिकॉन क्या करता है, प्रकाशी अधिक से अधिक प्रकाशीय ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें भाई, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है भाई। तो आई होप सतीश को अपना जवाब मिल गया होगा भाई। उनका ये था कि इसका मतलब क्या है इस लाइन का, इन्होंने एक लाइन मुझे दी थी, इस लाइन का मतलब बेटा ये है कि जो एक्रेस्टली जो सिलिकॉन है वो प्रकाशीय ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का सर्वश्रेष्ठ कौन है, सिलिकॉन है, ठीक है भाई। ये जो सौर प्लांट होती है मैंने आपको बताया था, जनरली मैंने आपको ये बताया था कि बांधवी में भी इसको आप देख लो, कई घरों में आपकी ये सौर प्लांटें लगी होती हैं, ठीक है भाई। दिन में ये सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है भाई। आजकल बहुत इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो कंप्लीट आपको इसका जवाब मिल गया होगा, ठीक है भाई। चले अपन क्वेश्चन, तो डियर अब अपन क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है भाई। हाँ डियर, तो अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है डियर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पहले इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ है कि निकेल ऑक्साइड आपको मैं बता चुका हूं, निकेल ऑक्साइड का सूत्र दे रखा है डियर इसमें Ni 0.98, यानी जो निकेल है वो कितने हैं, 0.98, और ऑक्सीजन जो परमाणु है इसमें 1.00 है, ठीक है भाई। निकेल ऑक्साइड का सूत्र इन्होंने दिया विश्लेषण द्वारा, यानी प्रयोग द्वारा, जब इन्होंने प्रयोग किया तो विश्लेषण द्वारा इनको ये पाया गया कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र ये है, निकेल आयनों का कितना अंश N-2 और N-3 के रूप में विद्यमान है। तो आपको इस सवाल में बताना क्या है भाई, इस सवाल को पढ़ने से अपन को क्या पता चला कुछ आपको। डियर, सबसे पहले जब भी आप सवाल करते हो, ऐसे सवाल सॉल्व करते हो, पहले कोशिश करो सवाल कहना क्या चाहता है और हमको इसमें करना क्या है। डियर, इसमें हमको निकेल ऑक्साइड का सूत्र दिया है और हमसे ये पूछ रहा है कि निकेल ऑक्साइड में 2 प्रकार के आयन बनते हैं, Na+2 और Na+3। तो निकेल ऑक्साइड में इनकी प्रतिशत हमको बतानी है कि Na+2 कितने प्रतिशत है, Na+3 कितने प्रतिशत है, प्रतिशत हमको बतानी है, ठीक है भाई। तो इसकी प्रतिशत बताने से पहले हमको इस सवाल की कुछ बेसिक बातें अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। हाँ जी, अगर बात करें डियर निकेल ऑक्साइड का सूत्र इसने ये दे रखा है Ni, अगर बात करें तो अपन और क्या दे रखा है, Ni 0.98, और बात करें ऑक्सीजन दे रखा है 1.00। ये निकेल, जनरली आपको पता है निकेल ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, NiO, यही होता है नहीं होता है निकेल ऑक्साइड का सूत्र। निकेल ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, NiO, ठीक है भाई। लेकिन इन्होंने विश्लेषण द्वारा ये सूत्र प्राप्त हुआ। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, समझने की कोशिश करते हैं। डियर, इसका मतलब ये है Ni और O, यानी इसमें निकेल और ऑक्सीजन दोनों परमाणु का जो अनुपात है वो सेम है, यानी 1:1 में, ठीक है भाई। जितने निकेल परमाणु है यानी जितने निकेल आयन है उतने ही ऑक्साइड आयन है। भाई आपको ये भी पता है निकेल ऑक्साइड किसमें टूटता है, Na+2 और O-2 में, यानी कहने का मतलब जितने निकेल प्लस आयन है उतनी ऑक्साइड आयन है। इस सूत्र में तो ये पता चल रहा है। क्या इस सूत्र में ऐसा आपको पता चल रहा है, नहीं, क्योंकि यहां पर देखो निकेल ऑक्साइड, निकेल के आगे क्या लिख रहा है 0.98 और इसके आगे लिख रहा है क्या 1.0, यानी ये तो पूरा 1 है। यानी अभी अपन ने अनुपात देखा था ना 1:1, तो ये तो देखा रहा अनुपात 1 दे रखा है और ये दे रखा है 0.98। तो समझे कुछ आप, यानी कहने का मतलब
इनकी संख्या ज्यादा है, किनकी, ऑक्साइड आयनों की, इनका अनुपात ज्यादा है 1 है और इसका अनुपात कम है। तो कहने का मतलब अगर एक सिंपल सी बात देखें, इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमको दिखाई दे रहा है धातु अभाव दोष, धातु अभाव दोष, या इसको मैं बोल सकता हूं धनायन अभाव दोष, धनायन अभाव दोष, या इसको मैं बोल सकता हूं धनायन न्यूनता दोष, न्यूनता या धातु न्यूनता दोष। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देखिए भैया, आपको पता है यहां पर ये निकिल है, तो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि इसमें से निकिल आयन रिमूव हो रहे हैं, तभी तो इनका जो अनुपात है वो 0.98 है। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं धातु, जब धनायन अपने स्थान को छोड़कर जाते हैं, आपने पढ़ा है, तो उसे अपन बोलते हैं धातु अभाव दोष। क्या बोलते हैं डियर? धातु अभाव दोष। तो इस प्रकार के दोष को अपन क्या बोलेंगे? धातु अभाव दोष। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ को पता है कि जो निकिल है उसमें से कुछ निकिल जो आयन है वो क्या हो रहा है? रिमूव। कैसे हो रहे हैं? देखो, इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि Na+2 हो गया, पहले बेसिक चीज को समझते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको सवाल को सॉल्व करने में भी आनंद आए। ठीक है भाई? कुछ स्टूडेंट को कहना सर बहुत इजीली समझाओ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत टफ है, तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ आज की क्लास में, और आई होप आपको अच्छी तरीके से ये क्लास लगेगी। आज ये हो गया, इसके बाद O-2 हो गया, N+2 हो गया, O-2 हो गया और N+2 हो गया। ठीक है भाई? Ni+2 हो गया, O-2 हो गया। ठीक है भाई? ये हो गया Ni+2 हो गया, O-2 हो गया। ठीक है भाई? इस तरीके। अब इसका मतलब ये है, अगर बात करें भैया इसमें, कि इसमें से 2 Na+ अलग हुए भाई। 98 का मतलब 2 गए, तो एक तो इसके स्थान में चले गए, तो यहां पर हो गया, ये रिक्ति बन गई, ऐसे यहां पर हो गया। तो इसमें से 2 धनायन गए, तभी तो ये अनुपात आएगा 0.98। ठीक है भाई? तभी तो ये अनुपात आएगा 0.98। तो 2 धनायन इसमें चले। अब डियर आपको पता है, इस क्रिस्टल की, इस आयनिक ठोस की अगर अपन बात करें, उदासीनता बनाए रखने के लिए जितने, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि यहां पर अगर अपन बात करें, ये देखिए यहां पर से 2 धनायन चले गए, यानी कहने का मतलब 2 Ni+2 चले गए। अब आपको पता है 2 धनायन चले गए, तो हमको क्या करना है? जितने धनायन गए, जितने आवेश गए, उतने आवेश इसमें धनायन हमको बढ़ाने। ऐसा क्यों डियर? मैंने आपको ऐसा एक टॉपिक करवाया था धातु अभाव दोष में, FeO, याद है कुछ आपको? तो उसमें जितने Fe+2 आयन गए थे, तो एक Fe+2 आयन जो है वो किस में परिवर्तित हो गया था? Fe+3 में, यानी 1 2 में परिवर्तित हुआ था। अगर मैं बात करूं, यहां से 2 निकिल आयन जा रहे हैं, तो एक निकिल आयन 2 निकिल आयनों को किसमें परिवर्तित करेगा? Na+3 में। किसमें परिवर्तित करेगा? Na+3 में। लेकिन इसमें कितने गए? 2 गए, तो इसलिए 4 क्या हो जाएंगे इसमें? Na+3 आयन। क्यों भाई? ऐसा क्यों किया गया? ताकि इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। जितने आवेश गए उतने आवेश। ठीक है भाई? 4 आवेश गए, तो प्रत्येक पर एक आवेश बढ़ गए, टोटल हो गए 4। अब ऐसा क्यों किया? ताकि इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। ठीक है क्लियर? आगे क्लियर? तो इससे हमको ये पता चला कि इस प्रकार का जो ऑक्साइड है, ये निकिल ऑक्साइड है, इसमें 3 प्रकार के आयन है। एक तो Ni+2, एक हो गया Ni+3 और एक हो गया O-2। ठीक है भाई? 3 प्रकार के। अब आपको इनकी संख्या भी डायरेक्ट, अगर अपन इसको करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आता है तो अपन को जो मैं पैटर्न बताऊंगा उसी पैटर्न के साथ आपको करना है। डायरेक्ट कैसे करें? आपको पता है, इसमें अगर प्रतिशत पूछिए ना, तो बात करें, अब आपसे पूछा जाए इसमें Ni+2 की संख्या कितनी होगी? 2 तो ये गए और 4 वो हो गए, किसमें कन्वर्ट, टोटल 100 है, तो 100 में से अगर गए तो कितने हो गए? 94 हो गए। कितने हो गए? 94। अगर इस क्रिस्टल की मैं बात करूं 100% लेके चले तो अपन, ठीक है भाई? Ni+3 कितने हैं इसमें? कितने हैं? आपको सीधे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो इनकी संख्या होगी। अब इनकी परसेंट निकाल लीजिए, 4। निकिल ऑक्साइड टोटल कितने? 98 × 100, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई? इसकी निकाल सकते हैं 94/98 × 100। ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट इस तरीके से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हम कंपटीशन एग्जाम में काम में ले सकते हैं, लेकिन यहां अगर सवाल में आता है तो अपन को इसी प्रकार के पैटर्न से करना है। ठीक है भाई? हाँ जी, तो ये आपको बेसिक बातें पता चल गई। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, जैसे कि अभी मैंने बताया था निकिल ऑक्साइड 0.98, इसका मतलब ये बता रहा है कि इसमें धातु अभाव दोष है। मान लीजिए ये 98 यहां न होकर ऑक्सीजन पर होता, तो क्या हम इसको धातु अभाव दोष बोलते डियर? आप बोलोगे सर नहीं।
भाई क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि डियर बिल्कुल सही बोला आपने, नहीं बोलोगे क्यों? क्योंकि अब ये ऑक्सीजन क्या आ गया, और ऑक्सीजन धातु नहीं है, ठीक है भाई, अधातु है, अर्थात अपन अब इसको बोलेंगे ऋणायन अभाव दोष या अधातु अभाव दोष। क्यों धातु अभाव दोष क्यों? क्योंकि अब इसमें से धातु नहीं जा रही है, धनायन नहीं जा रहे, अब इसमें से ऋणायन रिमूव हो रहे, तो जो रिमूव होंगे वही अभाव दोष होगा। अरे भाई जो हटेगा, जो रिमूव होगा, जो विलुप्त होगा, उसी का तो अभाव दोष बोलेंगे, ठीक है भाई। तो इस चीज को आप निश्चिंत समझे, कहीं आप इस चीज को नहीं बोले कि यहाँ पर भी अगर 98 तो हम इसको धातु अभाव नहीं। आपको ये सवाल में ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है 2017 में नीट के एग्जाम। आपको पूछे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको देखो Na प्लस Ni जो इसमें दे रखा है 0.98, ठीक है। तो आपसे पूछा ये कथन सत्य है या असत्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे डियर, इसके लिए अपन को सिंपल सा तरीका है। देखिए आपको यदि निकेल के आगे दे रखा है तो अपन इसको धातु अभाव दोष बोलेंगे। अगर ये ऑक्सीजन के साथ दे रखा है तो इसको अपन धातु अभाव दोष नहीं बोलेंगे, बजाय इसको क्या बोलेंगे, अधातु अभाव दोष या ऋणायन अभाव दोष, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब इसको अपन सवाल को, बेसिक बातें मैंने सभी बता दी इस सवाल की, अब इस सवाल को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। भाई ये डायरेक्ट अपन कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कर सकते हैं अपन। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अब देखिए तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है कि माना इस सूत्र की सहायता, इस सूत्र के माना निकेल ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड में ऑक्साइड आयनों, ऑक्साइड आयनों की संख्या बराबर कितनी, 100 है। भाई 100 क्या है भाई सवाल में दे रखा है ना 0.10, ये एक तरह की मैं इसको 100 मान रहा हूं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने, माना निकेल ऑक्साइड, ये पूरा जो सूत्र है, ठीक है भाई। निकेल ऑक्साइड में ऑक्साइड आयनों की संख्या कितनी है, 100, ठीक है भाई। क्लियर है आपका, किसी को दिक्कत? हाँ जी, निकेल में ऑक्साइड आयनों की 100 है, तो निकेल आयन कितने होंगे, तो निकेल आयन, टोटल निकेल आयन पूछ रहा हूं मैंने, Ni+2 पूछ रहा हूं, नहीं, टोटल निकेल आयन कितने हैं, कितने दे रखे हैं, 98, कितने हो गए, 98 हो गए। हाँ जी, अब बात करें इसमें, यहां तक अपना हो गया, ठीक है भाई। तो हमने ये बोला कि इसमें निकेल आयन तो इतने हैं 98, और ऑक्साइड आयनों की संख्या कितनी है, 100, ठीक है भाई। ये अपन ने कहां से किया, सवाल में से किया है भाई, सवाल में से किया है, ज्यादा कुछ अपन ने नहीं कहा कि आप ये सोच रहे हो कि सवाल में से अपन ने इसमें से किया, ज्यादा कुछ अपन ने नहीं किया, ठीक है भाई। अब आपको ये पता है इस निकेल आयन, वो निकेल आयन में ये तो पूछा, निकेल आयन में 3 प्रकार के आयन अभी अभी अपन ने देखे थे, मैंने समझाया था, Ni+2 Ni+3 2 प्रकार के आयन बने थे। तो मैं बोल सकता हूं माना ये तो टोटल निकेल आयन थे, माना Ni+2 जो निकेल आयन है, ठीक है भाई, X है तथा Ni+3 ये क्या है भाई, Y है, क्या भाई, Y है, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने भाई, आपको पता है निकेल आयनों में 2 प्रकार के आयन बनेंगे, एक तो Ni+2 बनेगा, एक Ni+3, अभी मैंने बताया था। तो हमने Ni+2 को मान लिया X और Ni+3 को क्या मान लिया, Y है। अतः अपन क्या बोलते हैं, दोनों को जब अपन जोड़ेंगे X + Y बराबर किसके होंगे, ये 98 के। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों की टोटल संख्या कितनी है, 98, ठीक है भाई, हो गई भाई। यहां तक कंप्लीट है, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई ये कैसे मैंने क्या सूत्र का कोडिंग कर दिया, निकेल ऑक्साइड आयनों की संख्या 100 जो आपको सवाल में दे रखी है, तो निकेल आयन कितने हो जाएंगे इसमें, 98 हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है। हमने माना कि जो निकेल आयन वो +2 है, ये जो क्या है X मान लिया और Na+3 को क्या मान लिया, तो अतः अपन ये बोल सकते हैं दोनों का योग कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब अपन को एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक समीकरण चाहिए, और वो समीकरण अपन निकालेंगे आवेश के आधार पर। कैसे आवेश के आधार पर, जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन पर, एक ऑक्सीजन पर कितना आवेश है, कितना आवेश है, -2, तो 100 ऑक्सीजन पर कितना आवेश होगा। हाँ भाई मैथ वाले फटाफट बता सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी,
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या आएगा भाई -200, क्या आएगा डियर -200। कैसे आएगा भाई, एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 100 पर -200 होगा ना। क्लियर है? हाँ जी, इतनी गणित तो जाना, बायोलॉजी भी जानते होंगे भाई, गुणा ही तो करना है। अगर बात करें निकिल पर कितना है आवेश +2, तो 98 अगर अपन बात करें 98 निकिल ऑक्साइड पर आवेश कितना होगा +200। अब आपके बहुत से स्टूडेंटों के मन में क्वेश्चन होगी, सर हमने तो इसी गणित ना पढ़ी। मैं तो बोल साहब हमने भी इसी गणित ना पढ़ी कि 98 का 200 कर दिया आपने। डियर यहाँ पर ये जो 98 निकिल ऑक्साइड है, इनकी मैं बात करूं, इन पर भी आवेश 200 होगा। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता भी, मैंने बताया, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जितना ऋणायनों पर आवेश होगा उतना ही धनायनों पर आवेश होगा। तो यहां पर अगर ऋणायनों पर आवेश -200 है तो यहां पर धनायनों पर आवेश भी कितना होगा +200 होगा। ठीक है भाई, इस चीज को आप याद रखना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्योंकि क्रिस्टल है, उसकी विद्युत आयनिक ठोस के उदाहरण है, तो इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जितने ऋणायन है उतने ही धनायन, यानी इनके आवेशों की मात्रा क्या होनी चाहिए डियर, बराबर होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? तो क्या लाइन लिख सकता हूं, सिंपल सी लाइन लिख सकता हूं, चूंकि 98 निकिल आयनों पर कुल आवेश मिटा दो, अब इसको समझ में आ गया होगा आपके। कुल आवेश कितना माना अपन ने, कितना आया था भाई आपका 200। अतः अब क्या कर सकते हैं, तो Na+2 पर क्या आवेश होगा, कौन बताएगा भाई? Na+2 पे 2x। अरे 2x कैसे होगा भाई, इसकी संख्या x है, यहां पर 1 पर 1 है तो 2x होगा। मान लीजिए यहां पर 5 होता तो कितना आवेश हो जाता है Na+2 पे 10, यहां पर 6 होता कितना हो जाता 12 हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है x है, तो x को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस इस पर कितना आवेश होगा 3y। अरे 3y होगा ना, बराबर किसके हैं ये भाई 200 के। इसको डाल दिया अपन ने समीकरण नंबर 2, इसको क्या डाल दिया आपने समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो गया? इसमें 2x + 3y बराबर 200। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? कैसे आया देखिए डियर, मैंने बताया ये x है, x संख्या है किसकी, निकिल ऑक्साइड की, ये Na+2 की x संख्या है, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर 10 होता, ठीक है, तो कितना हो जाता 20 हो जाता है यहाँ पर। मान लीजिए यहां पर कितना होता 5 होता तो कितना हो जाता है इस पर 15 हो जाता। तो ये होगा आपका। ठीक है भाई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हाँ जी, यहां तक क्लियर है भाई? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट, ले लिया? हाँ जी, तो अपन को अब इसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है सवाल और बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझा रहा हूं। हाँ जी भाई, अब क्या करें इसमें, समीकरण नंबर जो 1 है, समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करने हाँ जी 2 का गुणा अपन करेंगे इसमें। ठीक है भाई, तो 2 का गुणा करने के लिए अपन क्या बोलेंगे इसमें, अगर समीकरण नंबर 1 में गुणा कीजिए भाई 2 का गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा इसमें डियर 2x + 2y और कितना हो जाएगा 96। अरे यही होगा ना भाई, गणित आप सभी की बहुत अच्छी है, मेरी इतनी गणित अच्छी नहीं है लेकिन आपकी गणित तो बहुत अच्छी है, यही आएगा ना भाई, चेक कर लीजिए अच्छी तरह से। हाँ मैथ वाले ये तो बायोलॉजी भी कर सकते हैं। हाँ जी, हो गया। अब क्या करें अपन इसमें, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब अपन क्या करते हैं इसमें, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 3 को घटा देते हैं, घटा सकते हैं तो लिख दो इस लाइन को, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 3 घटाने पर हाँ ये हो गया। अब क्या करें इसके ऊपर, घटा दीजिए, तो भाई वैसे ही घटा रहा हूं, डायरेक्ट घटा देता हूं, वैसे मैथ वाले तो धुरंधर कर देंगे, बायो वाले के लिए बता रहा हूं भाई। ये देखिए समीकरण नंबर 2 ये नीचे रख दीजिए, इसके 2x से 2x कैंसिल हो गया, इसमें क्या बच गया y बच गया,
हाँ जी, 200 में से 196 गए तो 4, यानी y बराबर 4 आया, अर्थात अपन ये बोल सकते हैं y किसका मान था, ni+3, इसकी संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। तो x की संख्या कितनी आ जाएगी डियर, 94। 94 कैसे आ जाएगी, 4 ये गए, 2 ni+2 रिमूव हो गए, टोटल कितने हो, 6। 100 में 6 गए तो 94, तो अर्थात अपन बोल सकते हैं ni+2 बराबर कितना आ जाएंगे, 94। ठीक है भाई, आपको पता है मैंने इनको डायरेक्ट करना भी बताया था स्टार्टिंग में, आपको वही आ गए 4 और 94। अब इनकी परसेंट निकाल लीजिए, परसेंट निकालना आप सभी जानते हैं, जानते हैं क्या करें अपन परसेंट निकालने के लिए, तो अपन कर सकते हैं ni+3 की परसेंट। हाँ जी, कितनी है टोटल संख्या, 4, निकल आयनों की टोटल 98, प्रतिशत निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 पॉइंट कुछ आएंगे, यानी लगभग अपन बोल सकते हैं 4% इसका अंश होगा निकल ऑक्साइड में। हाँ जी, अब इसकी बात करें अपन, इसकी ni+2 की, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ni+2 की प्रतिशत इसकी निकालेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 94/98 × 100। ठीक है भाई, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 95.91, लगभग 96 के समथिंग। ठीक है भाई, तो ये रेशो होगा निकल ऑक्साइड में, ये प्रतिशत होगी इसमें। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया डियर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी फटाफट, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं। डायरेक्ट करना भी मैंने आपको बता दिया था, बताया कि नहीं बताया था, डायरेक्ट करना भी मैंने आपको बता दिया था, और आई होप आपने डायरेक्ट भी कर लिया होगा। लेकिन वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में नहीं करना है, बोर्ड के एग्जाम, जैसे कंपटीशन एग्जाम में कर सकते हो। अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसी पैटर्न के साथ करना है। डियर, मैंने आपको पहले ही बताया था, सवाल को करने से पहले सवाल को 1 या 2 बार पढ़िए, सवाल कहना क्या चाहता है। मैं सवाल आपको इसलिए करा रहा हूं, अगर एग्जाम की दृष्टि से बोले तो कोई इंपोर्टेंट नहीं, सवाल का पैटर्न हमको पता होना चाहिए, सवाल कैसे होते हैं। ठीक है भाई, आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए कि ये सवाल कैसे होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं नोटबुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका अर्धचालक किसे कहते हैं। ठीक है भाई, अर्धचालक के बारे में आपको बताना है, तो अर्धचालक के बारे में डिटेल से मैंने आपको कंप्लीट बता चुका हूं। इसके अलावा आपको इसमें अर्धचालक के प्रकार बताने, अर्धचालक के प्रकार की मैं बात करूं, जैसे कि नेज अर्धचालक, अपधर्वी जो अर्धचालक है उसको डिटेल से आपको समझाना, तो ये अपन अंदर कर चुके हैं, नोट्सों में कर चुके हैं कंप्लीट, तो इस क्वेश्चन को करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, यानी क्वेश्चन नंबर 16 आपको कॉपी में नोट करना है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको कॉपी में नहीं करना है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 एक बार मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। हाँ जी डियर, अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 18 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 18 आपको मैंने बोर्ड पर लिख दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, नॉन स्टाइकोमेट्री क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। भाई ये क्या कह रहा है, नॉन स्टाइकोमेट्री। नॉन स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या है, आप सभी को पता है, रासायनिक सूत्र भिन्न होगा, तो आ रहा है रासायनिक सूत्र, देखिए बनाया जा सकता है। तो इसमें कॉपर एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 आ रहा है, तो अनुपात केमिकल फॉर्मूला का अनुपात क्या आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है, इसलिए तो ये क्या है, नॉन स्टाइकोमेट्री। ठीक है भाई, से कुछ कम है। तो क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पी प्रकार का अर्धचालक है। भाई ये कह रहा है कि प्रयोगशाला में हम क्यूप्रस ऑक्साइड को बना सकते हैं। ठीक है भाई, जब इन्होंने प्रयोगशाला में इसको बनाया तो इनको जो जनरली इसका अनुपात होता है 2:1, तो इन्होंने ये पाया कि इसमें इनका जो अनुपात है 2:1 से कम पाया गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण आपको बताना है, दूसरी बात इसकी व्याख्या आपको करनी है, और फिर बताना है क्या यह पी प्रकार का अर्धचालक है। भाई डियर कैसे, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है जैसे Cu2O, इसका अनुपात जनरली होता है 2:1, लेकिन ये कह रहा है कि जैसे हम इसको प्रयोगशाला में बनाते हैं, तो जब भी हम प्रयोगशाला बनाते हैं तो इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात जो 2:1 होता है वो कम पाया गया। अर्थात मैं मानता हूं, मान लीजिए कॉपर का अनुपात 1.8 होता है और ये, तो आप इसमें देख रहे हो कॉपर कुछ संख्या में कम हुए हैं यहाँ पर,
कॉपर को संख्या में पहले 2 था, अब ये 1.8 रह गया। तो कहने का मतलब 2.1 से कम है। 2 यानी ये मान लिया 1.8:1 है, ठीक है भाई। इससे क्या पता चल रहा है, अगर इस कॉपर ऑक्साइड कुप्रस ऑक्साइड को मैं तोड़ू तो किस में टूटेगा, ये Cu+1 और O-2 में, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ कॉपर प्लस जो धनायन है, ठीक है भाई, वो रिमूव हो रहे हैं। क्या हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं। कैसे भाई, जैसे इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, Cu+1 O-2 Cu+1, ठीक है भाई। फिर इसके बाद कर सकते हैं O-2, फिर O-2 Cu+1 O-2 और Cu+1। अब ये कह रहा है कि कुछ अनुपात कम पाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें से कुछ जगह से जो कॉपर जो धनायन है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं। अर्थात धनायन अगर रिमूव हो रहे हैं तो इसमें कौन सा दोष पाया गया डियर, धनायन अभाव दोष। अभी अभी मैंने बताया था आपको निकेल ऑक्साइड में सेम वही प्रोसेस है, यानी धनायन अभाव दोष। क्यों है भाई धनायन अभाव दोष, क्योंकि इसमें धनायन जा रहे हैं, तभी तो इसका अनुपात ये रह गया। अगर धनायन अभाव दोष जा रहे हैं तो उसके स्थान पर क्या हो गया, रिक्त, ठीक है भाई। और इस रिक्त स्थान को अपन, इस रिक्ति को क्या बोलेंगे, धनात्मक छिद्र। सर इसको धनात्मक छिद्र क्यों बोल रहे हो, अब छोटा सा क्वेश्चन आपके मन में। डियर आपको पता है यहां से धनायन गया है, तो धनायन गया तो इस छिद्र को अपन क्या बोलेंगे, धनात्मक छिद्र। अगर मान लीजिए ऋणायन जाता तो ऋणात्मक छिद्र, लेकिन यहां से धनायन गया तो धनात्मक छिद्र। तो आपको पता है जब मैंने आपको अर्धचालकों के प्रकार बताए थे, तो जो अपद्रव्य अर्धचालक है वो 2 प्रकार से बताया था, एक तो इलेक्ट्रॉन न्यून और एक इलेक्ट्रॉन धनी। इलेक्ट्रॉन न्यून की मैं बात करूं तो उसमें मैंने बताया था, जैसे सिलिकॉन बताया था, नहीं बताया था, ये सिलिकॉन परमाणु था इस तरीके से। तो इस एक सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, सिलिकॉन के केवल तीनों के साथ बंध बनाता है, ठीक है भाई, क्योंकि वो 3 ही बंध बना सकता है। तो एक के स्थान पर क्या हो गया, खाली रिक्त स्थान, और वो रिक्त स्थान था वो क्या था डियर, धनात्मक छिद्र। क्यों भाई, क्योंकि धनायन है धातु के कारण। भाई यहाँ पर ये धातु, इसका यहाँ ये बंध नहीं बनाता, 3 ही बंध बनाता, तो वहां पर धनात्मक छिद्र बनाता नहीं बनाता, तो यहाँ भी क्या बना है, धनात्मक छिद्र। तो जनरली अपन बोल सकते हैं इस धनात्मक छिद्र, जनरली अपन ये बोल सकते हैं इस धनात्मक छिद्र के कारण इस पूरे क्रिस्टल में, किसमें, इस पूरे क्रिस्टल में ये जो अन्य आयन है वो क्या करेंगे, गति करेंगे। और अन्य आयन जब गति करेंगे, जैसे ये Cu+1 यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इनके गति करने से क्या होगा डियर, कि इस क्रिस्टल की मैं बात करूं, इस ठोस की मैं बात करूं, इसमें क्या होगा, चालकता में वृद्धि होगी। और धनात्मक छिद्र है तो अपन बोल सकते हैं ये कैसा अर्धचालक होगा, P प्रकार का अर्धचालक, ठीक है भाई। तो क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं, सिंपल सा, आपको मैंने ये समझा दिया। क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं, सिंपल सा अपन लिख सकते हैं सवाल के अकॉर्डिंग कि प्रयोगशाला में बनाया गया क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, ठीक है भाई, क्यूप्रस जो ऑक्साइड है इसमें कॉपर एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कम है, 2:1 से कम है। इससे हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है, कि इसमें धातु अभाव दोष उत्पन्न हो गया है। क्या हो गया, धातु अभाव दोष। अर्थात इसका मतलब है कि इसमें से कुछ धनायन अपने स्थान से क्या हो गए, विलुप्त हो गए, और उन धनायनों के स्थान पर क्या निर्मित हो गया, धनात्मक छिद्र निर्मित हो गया, जिसके कारण इस पदार्थ में क्या होती है, चालकता में वृद्धि होती है। अतः ये क्या है भाई, P प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है भाई। आ गया समझ में, नोट करवा दूं अब इसको, तो लिखिए, मैं बोल रहा हूं भाई, हाँ जी लिखिए, प्रयोगशाला में निर्मित क्यूप्रस ऑक्साइड, प्रयोगशाला में निर्मित क्यूप्रस ऑक्साइड कोष्टक में सूत्र लिख लीजिए इसका, Cu2O, ये लिखना बोर्ड पे अगर नहीं समझ में आया, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कम है, 2:1 से कम है। अतः कुछ धनायन विलुप्त होने के कारण
विलुप्त होने के कारण धनायन अभाव दोष उत्पन्न हो गया है। धनायन अभाव दोष उत्पन्न हो जाता है, ये कर लेना, धनायन अभाव दोष उत्पन्न हो जाता है। आगे लिखिए कंटिन्यू। इस पदार्थ में विलुप्त धनायनों के स्थान पर धनावेशित छिद्र निर्मित हो जाते हैं। धनावेशित छिद्र निर्मित हो जाते हैं, जिनकी गति के कारण इस पदार्थ की चालकता में वृद्धि होती है। अतः यह पदार्थ P प्रकार का अर्धचालक है। ठीक है डियर, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर कोई स्टूडेंट पीछे रह जाता है तो इस वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा उसको नोट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करें 18 अपना कंप्लीट हो चुका है। सिंपल जो मैंने आपको बताई थी वही चीज मैंने आपको नोट करवाई है। ठीक है भाई, ज्यादा प्राइमरी मैंने नहीं लिखाई, सिंपल सी बात जो आपको एक्सप्लेन करनी थी वही चीज मैंने बताई। हाँ जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 पहले मैं बोर्ड पर लिख देता हूं भाई। हाँ जी डियर, अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पहले पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं भाई। फेरिक ऑक्साइड, क्या भाई, फेरिक ऑक्साइड आयन के षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। यानी फेरिक ऑक्साइड में जो ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन के किसके भाई, ऑक्साइड आयन के, ये जो फेरिक ऑक्साइड किस में क्रिस्टलीकृत हो रहा है, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन, अर्थात मैं बोल सकता हूं HCP। ठीक है भाई, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है आपकी। आगे क्या पूछ रहा है, जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन होते हैं, यानी 3 में से 2 पर फेरिक ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। यानी इसमें यौगिक का सूत्र अपन को पूछा है। अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हमने यौगिक के सूत्र पढ़े हैं लेकिन इस तरीका का नहीं है, उसमें तो अवयवी कणों के आधार पर किया था, ये कैसा सवाल है डियर। बिल्कुल ऐसा सवाल भी है, आपके पाठ के अंदर भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी की, लेकिन ये जो सवाल है ये रिक्तियों पर आधारित है। जैसे अपन ने 2 प्रकार की रिक्तियां पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, एक तो अष्टफल की रिक्ति, ऐसी रिक्तियां जिनका निर्माण 6 गोलों से होता है। एक अपन ने पढ़ी थी चतुष्फल की रिक्ति, जिनका निर्माण 4 गोलों से होता है। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी आपने, ठीक है भाई। यहाँ अब इसमें एक सिंपल सी बात मैं आपको लॉजिक बताता हूं, हमेशा ध्यान रखना। आपको यदि पूछा जाए षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन, अष्टफल की रिक्ति कितनी की संख्या कितनी थी, 1। भाई एक ही तो अष्टफल की रिक्ति थी, एक अष्टफल की रिक्ति पर अपन तीसरी परत रखते हैं तो अपन को क्या प्राप्त हुई थी, घनीय निबिड़ संकुलन, या अपन ये बोल सकते हैं कौन सी, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त हुई थी, नहीं हुई थी। ठीक है भाई, तो सिंपल सा यदि आपको पूछ लिया जाए कि षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन में अगर बात करें अष्टफल के रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। हमेशा ध्यान रखना, अगर अष्टफल के रिक्तियों की अपन बात करें तो इसमें जो परमाणु की संख्या जितनी होगी अष्टफल के रिक्तियों की संख्या भी उतनी होगी। मान लीजिए अवयवी कणों की संख्या 1 है तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी 1 होगी। मान लीजिए अगर अपन बात करें अवयवी की संख्या 2 है तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी 2 होगी। लेकिन चतुष्फल की रिक्ति की मैं बात करूं तो इसमें परमाणु, इनकी संख्या परमाणु की दुगनी होगी। कैसे, मान लीजिए परमाणु 1 है तो चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी, 2 होगी। मान लीजिए 2 है परमाणु तो चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी, 4। यानी वो तो दुगनी होगी चतुष्फल की रिक्ति, और अष्टफल की रिक्ति क्या होगी, जितने परमाणु जितने अवयवी कण। ठीक है भाई, क्लियर है, ये सिंपल सी बात। अब इसी के अकॉर्डिंग अपन इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड है तो इससे हमको ये जो अपन लाइन पढ़ेंगे, देखिए कोशिश करो इस लाइन को पढ़ने की। फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड आयन की एक हमको ये पता कर चल रहा है कि ये जो ऑक्साइड आयन है ये कौन सी संरचना बना रहा है, षष्ठकोणीय निबिड़। ठीक है भाई, तो इस लाइन को मैं लिख सकता हूं भाई, इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। ऑक्साइड आयन, चूंकि अपन बोल सकते हैं चूंकि ऑक्साइड आयन
चूंकि ऑक्साइड आयन HCP संरचना बनाते हैं, HCP संरचना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? HCP संरचना। भाई आपको ये दिख रहा है ऑक्साइड आयन का ऑक्सीजन, तो क्या बनाते हैं? HCP संरचना बनाते हैं। अतः माना इनकी संख्या, किनकी संख्या? इन ऑक्साइड आयनों की संख्या। अतः माना इनकी संख्या क्या मान ले डियर अपन? सिंपल सा है, मैथ में मानते हैं अपन। माना इनकी संख्या क्या है डियर? x। भाई कैलकुलेशन इजी बने, बिल्कुल x मान लिया। भाई इस लाइन को कैसे मैंने लिखा? भाई ये बोल रहा है ऑक्साइड आयन के षष्कोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है, यानी ऑक्साइड आयन बना रहा क्या? HCP संरचना, यानी षष्कोणीय निबिड़ संकुलन। तो इन ऑक्साइड आयनों की संख्या मैंने क्या मान ली? x। ठीक है भाई, लेकिन अभी अपन को अष्टफल के रिक्तियों की संख्या बतानी है। मैंने सिंपल से आपको बताई थी अष्टफल के रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? HCP में बनाने वाले अवयवी कणों की संख्या के बराबर। कैसे? इस लाइन को मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या HCP बनाने वाले अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। मैंने सिंपल सी बात डियर अभी मैंने बताई थी कि जितने अवयवी कण होंगे अष्टफल के रिक्तियों की संख्या वही होगी। यही लाइन को मैंने रिपीट किया। क्या किया है? अष्टफल के रिक्तियों की संख्या HCP बनाने वाले अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। HCP बनाने वाले अवयवी कौन है? ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयनों की संख्या कितनी है? x है। तो अष्टफल के रिक्तियों की संख्या भी क्या होगी डियर? x होगी। क्या होगी? x होगी। मान लीजिए यहां चतुष्फल की रिक्ति होगा तो इसकी संख्या क्या हो जाती? 2x हो जाती, यानी दुगना। तो अपन लिख सकते हैं अतः निर्मित या डायरेक्ट ये लिख लीजिए अतः अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या क्या हो जाएगी? की संख्या x। भाई ये भी x हो जाएगी, क्यों हो जाएगी x? अभी बताया था क्यों हो जाएगी डियर? क्योंकि HCP में बनाने वाले अवयवी कणों की संख्या के बराबर। क्योंकि अवयवी कण कौन है? ऑक्साइड आयन, जो कि HCP संरचना बनाता है, उसकी संख्या x है। तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी क्या होगी? x होगी। मैंने आपको बोला था परमाणु संख्या के बराबर होती है। ऐसे और सवाल करेंगे पाठ पुस्तक के जो अंदर दिए हुए, आप निश्चिंत रहिए, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, हो गया कंप्लीट? हाँ जी। अब आप क्या करें? सवाल क्या करें आगे? यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन उपस्थित है, यानी हम बोल रहे हैं चूंकि फेरिक आयन, भाई सवाल में क्या बोल रहा है वो? फेरिक आयन। चलो भाई फेरिक आयन। अब फेरिक आयन में ये बोल रहा है 3 रिक्तियां हैं अष्टफल की रिक्ति, जिनमें से 2 पर, अर्थात मैं ये बोल सकता हूं 2/3। भाई टोटल रिक्तियां कितनी है? 3 है, जिसमें 2 पर क्या है भाई? वो क्या है भाई? अष्टफल क्या है? फेरिक आयन उपस्थित है। तो मैं ये बोल सकता हूं फेरिक आयन 2/3, भाई 2/3 भाग में तो स्थित है भाई वो। 2/3 यानी 2 भाई 3 में से 2 पर तो फेरिक आयन स्थित है, तो इसको मैं बोल सकता हूं 2/3। क्या बोल सकता हूं डियर? 2/3। भाई आया समझ में? 2/3 क्यों किया है मैंने? 2/3 यानी फेरिक आयन 2/3 अष्टफलकीय रिक्तियों में। समझ में आया कुछ भाई? ये लाइन क्या बोलना चाहती है? ये लाइन ये बोलना चाहती है जो फेरिक आयन है अष्टफल की रिक्तियां कितनी है? 3 है। 3 अष्टफल की रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन, अर्थात मैं बोल सकता हूं 2/3 भाग पर, यानी 2 फेरिक आयन है कितने? 3 में, तो 2/3 वाले भाग। ठीक है, 2/3 भाग अष्टफल की रिक्तियों में है किसका? फेरिक आयन का।
तो क्या बोल सकते हैं, अतः फेरिक आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूं। अतः फेरिक आयनों की संख्या भाई, अतः फेरिक आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, फेरिक आयनों की संख्या आपको पता है अष्टफल की रिक्ति कितनी है x, और ये कितना है 2/3, अर्थात हमारा क्या आ जाएगा 2x/3। ये हो गई फेरिक आयनों की संख्या। आ गई भाई, आई नहीं आई, ठीक है भाई। अब अपन को क्या करना है डियर, इसमें सिंपल सी बात है, निकाल दीजिए। अब तो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, अरे अब भी नहीं निकाल सकते, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। यौगिक का सूत्र अपन को निकालना है, सॉल्व हो गया अपना यौगिक का सूत्र, ठीक है भाई। यौगिक में क्या क्या है, एक तो है आपका फेरिक आयन, ठीक है भाई, और एक आपका ऑक्साइड आयन, एक क्या है ऑक्साइड आयन। हाँ जी, अब इनमें क्या क्या संख्या है वो संख्या लिख दीजिए। फेरिक आयनों की संख्या कितनी है, ये आ गई 2x/3, और ऑक्साइड आयन कितने x से x कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपका अनुपात आ जाएगा 2:3, 2:3 आ जाएगा। 2 क्या है भाई फेरिक आयन, यानी Fe2, ऑक्साइड आयन कितने 3, तो क्या हो जाएगा O3, यानी उस फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा Fe2O3। ठीक है भाई, सिंपल है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। सवाल की थीम को पकड़ो डियर, मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हो सवाल की थीम को पकड़ो, जैसे बोला है सवाल ने उसी के अकॉर्डिंग किया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मैंने किया है। एक सिंपल सी बात, इसमें हमको एक नई बात पता चली कि अष्टफल के जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होगी, लेकिन चतुष्फल की जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या परमाणु की संख्या के दुगनी होगी। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है, डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है। आपसे पूछ लिया षष्ठ करनी है, निबिड़ संकुलों में अष्टफल के रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे डियर 1। इस तरह के सवाल आपके टेस्टों में भी आएंगे, और बात करें अपन हमारे कंपटीशन में भी आते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। तो ये हो गया डियर अपना क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है भाई, ले लिया स्क्रीन। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिख देता हूं बोर्ड पर। हाँ जी डियर, अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इजी है, और शायद आपको मुझे कराने की आवश्यकता नहीं, आप खुद कर सकते हो, सभी इंटेलिजेंट है आप सब। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ने समझते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित को पी एवं एन प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत, आपको ये बताना है कि कौन अर्धचालक पी है और कौन है अर्धचालक एन है, ये आपको बताना है। वर्ग सवाल में आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2012 में, सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम हुई थी। ठीक है भाई, तो उसमें पूछा जा चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको ये तो पता है पी और एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं, याद है कुछ आपको? नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं, हमने वहां अपद्रव्य अर्धचालक में पढ़ा था सिलिकॉन। ठीक है भाई, सिलिकॉन की मैं बात करूं या जर्मेनियम की बात करूं, अगर इसमें मैं वर्ग नंबर 15 की अशुद्धि मिला, तो वर्ग नंबर 15 यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये हो गया वर्ग नंबर 15। आपको ट्रिक बताइए, नानी पकाए असली सब्जी भिंडी, है ना। और अगर इसमें मैं वर्ग नंबर 13 की अशुद्धि मिलाऊं, यानी जैसे कि बैंगन, आलू, गाजर, एनेथेला, ठीक है भाई, तो इसको तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून। ठीक है भाई, तो आपको ये पता है अगर अपन वर्ग नंबर 15 की अशुद्धि मिलाते हैं तो किस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, याद है कुछ आपको? एन प्रकार के अर्धचालक। और यदि हम 13 प्रकार के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं किसमें? सिलिकॉन एवं जर्मेनियम में। किसमें भाई? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम में, तो हमें किस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं? पी प्रकार। इतनी सिंपल सी जानकारी आपको पता है क्योंकि अपन अंदर पढ़ चुके हैं। अब ये क्या कह रहा है? आईएन से डोपित। डोपित का मतलब क्या होता है? डोपित का मतलब होता है डियर अशुद्धि। आपको मैंने बताया था अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है, इस अशुद्धि को अपन बोलते हैं अपमिश्रण या डोपिंग। तो डोपित का मतलब हो गया डोपिंग यानी अशुद्धि। एनआई से डोपित जीव यानी जर्मेनियम में आईएन की क्या मिलाई गई है? अशुद्धि मिलाई गई। तो कौन सा अर्धचालक होगा डियर? देखिए इसमें आई है नहीं है, किसमें? इसमें। तो सीधी सी बात है, कौन सा अर्धचालक हो जाएगा? ये पी प्रकार का अर्धचालक, पी अर्धचालक, है
है ना, बिल्कुल सिंपल। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं केमिस्ट्री, ठीक है ना, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, कोई दिक्कत है क्या भाई? हाँ जी। ऐसे बी से दो पे, इसमें भी क्या कर दोगे, पी अर्धचालक, यानी इसने एन तो दिया ही नहीं है हमको। अब क्या बच्चा जोश जोश में सवाल में क्या दिया है, निम्नलिखित में पी और एन को, हम सोचे एक तो पी होगा एक एन होगा, तो ऐसे करता है, इससे ना है भाई, ऐसा नहीं है भाई, तुक्का नहीं चलता है इसमें, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट में फिर भी तुक्का चल जाता है, इनमें नहीं चलता है। इनमें अगर अपन को नॉलेज नहीं है तो सवाल अपन नहीं कर पाए, ठीक है भाई, आसानी से कर सकते हैं। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ जी कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत सिंपल तरीके से ले रहा हूं, ठीक है भाई, बहुत धीरे धीरे की तरीके से समझा रहा हूँ। काफी स्टूडेंटों की रिक्वेस्ट थी सर इनको धीरे समझाया आप, ठीक है भाई। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना किसी भी क्वेश्चन में अब तक जो करवाए, तो आप बोलते करो भाई, मैंने आपको यही तो बोला है, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन नीचे कोई कमेंट नहीं लेते हो, लाइक नहीं करते हो। हाँ, डिसलाइक करने में तो सबसे आगे रहते हैं भाई, मैंने देखा है पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट ने डिसलाइक कर रखा है। अब वैसे तो पता नहीं है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट में लिखो सर मुझे ये चीज समझ में नहीं है, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें उस चीज को मैं ऐड करूंगा, उस चीज को दोबारा समझाऊंगा, ठीक है डियर। जब तक आप बताओगे नहीं मुझे आपकी समस्या का पता नहीं चलेगा। हाँ जी, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी डियर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है अपना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, सोना बोलते हैं अपन ये, कोष्टक दे रखा है, इसकी परमाणु त्रिज्या दे रखी है 0.144 pm, अर्थात इसको अपन बोलते हैं स्मॉल आर, बोलते नहीं बोलते। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होती है, यानी फलक एकक कोष्टिका में क्या होती है, क्रिस्टलीकृत होती है। इसकी कोष्टिका की कोर लंबाई ज्ञात करनी है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, और डियर आपको मैं बता दूं टेस्ट में भी ऐसे मैंने बहुत सवाल दिए, क्योंकि ये सवाल जी मेंस, नीट और आईआईटी में बहुत आते हैं, ठीक है भाई। बोर्ड में तो कम आते हैं लेकिन हमारे वहां एग्जाम बहुत आते हैं। अब इनको करेंगे डियर, आपको कभी भी कोर की लंबाई दे दी जाए तो इसका मतलब हमको ए ज्ञात करना है। कोर की लंबाई का मतलब होता है भुजा की लंबाई, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया था घनत्व के सूत्र में, ए क्या नहीं किया था, तो ए अपन को ज्ञात। अब ए क्या ज्ञात करें सर, कुछ ही ना दे रहे हो, यानी तो केवल एक ही चीज दे रखी है 0 पॉइंट। अब सवाल कैसे करें, बिल्कुल यही तो बात है डियर, सवाल को पहचानो क्या पूछना चाहता है। मैंने क्या बोला, सवाल की थीम को पकड़ो, सोना परमाणु त्रिज्या फलक केंद्र, आपको आर दे रखी है, ए आपको ज्ञात करना है, तो याद आया कुछ। और फलक एकक कोष्टिका आपको दे रखी है, फलक एकक कोष्टिका में आर और ए के मध्य कुछ रिलेशन होता है क्या, संकुलन क्षमता ज्ञात करवाई थी, कब याद है, कुछ नहीं है। चलो मैं बता देता हूं। गिवन, पहले सवाल में हमको गिवन दिया है, इसमें क्या दिया है भाई, ये तो दे रखा है आर बराबर क्या दे रखा है 0.144 pm, pm का मतलब हो गया पिकोमीटर, ठीक है भाई। तो हमको सवाल में एक गिवन दे रखा है और एक अपन को दे रखी है सवाल में फलक एकक कोष्टिका, तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं भाई, कि एफसीसी में भाई फलक एकक कोष्टिका ही दे रखी है, एफसीसी में ए एवं आर के मध्य संबंध, रिलेशन क्या है, याद है कुछ, अब भी याद आया, नहीं आया सा, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल सब 1% याद नहीं, 1% नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं याद नहीं, अब याद आया। 4r बराबर √2a, कुछ याद आया, हाँ साहब कुछ हुआ बेटा। इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या बताया था, r बराबर, ठीक है भाई, r बराबर क्या हो जाएगा 4/√2a, ये हुआ था नहीं हुआ था। इसको जब आगे सॉल्व किया था तो r बराबर क्या हुआ था 2/√2, और क्या आया था इसमें डियर अपना, ये आया था हमारा रिलेशन। अब ये कैसे आया था डियर, मैंने आपको बताया था 4 को अपन इस प्रकार तोड़ेंगे, 2 × 2, ठीक है भाई। एक √2 और √2 को अपन जब गुणा करते हैं तब अपना 2 आता है, तो इस 2 को मैं कन्वर्ट करता हूं √2 और √2, ठीक है भाई। भाई इस 2 को मैंने क्या कर दिया √2 और √2 × 2, भाई √2 और √2 से गुणा करने पर 2 प्राप्त होगा, ठीक है भाई। और नीचे √2 है, तो 1 2 से √2 से 2 बच गया, तो क्या बच गया 2 और √2,
तो इस तरीके से यह है, ठीक है भाई। ये मैं पहले भी बता चुका हूं जब मैंने सवाल सॉल्व करवाया था। ये हो गया। लेकिन डियर इसने ये तो आर ज्ञात करा, अपन को ज्ञात तो उल्टा कर दिया, क्या दिक्कत है, ये निकाल दीजिए इधर, ये निकाल लिया भाई, क्या कुछ चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा। 2 ये हो गया अंडर रूट, यहाँ इस आर ए की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, बिल्कुल मान रख दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, क्या दिक्कत है? ये 2 अंडर रूट 2 का मान कितना? 1.44 इंटू कितना? 0.144 पिकोमीटर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका मान आएगा डियर, लगभग आप कैलकुलेशन कर सकते हो 407 पिकोमीटर। ये वैल्यू है भाई, है ना इजी। कोर की लंबाई पूछे, आप हमेशा ध्यान रखना डियर, आप हमेशा ध्यान रखना, यदि एग्जाम में आपको आर दिया हो, ए पूछे तो फॉर्मूला यही लगेगा। यदि आपको ए दे रखा है, आर पूछे तो भी फॉर्मूला यही लगेगा, बस यहां चेंज हो जाएगा। अगर ए पूछा है तो ए निकाल लिया, ठीक है भाई, और यदि आर पूछा तो ये हो ही जाएगा सेम भाई। ए पूछा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा भाई, क्या अंतर है? यानी ए को अपन बाहर निकालेंगे और उस ए की जगह आर आ जाएगा। इस तरीके से सिंपल से सवाल है, ज्यादा डिटेल नहीं है। और इस तरह के सवाल बहुत सवाल दिए मैंने टेस्टों में डियर, तो सवाल को पहचानो। और नीट 2020 में ऐसा सवाल आया है, 2020 की जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई है उसमें ये ध्यान रखना। तो इस तरीके के सवाल को आप अच्छी तरीके से करें अगर आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको नीट और आईआईटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है, ठीक है भाई। यानी आप 60 से 70% आप प्रिपेयर हो चुके हो इस चैप्टर के लिए। नीट और आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इतना प्रिपेयर मैंने आपको कर दिया है, ठीक है भाई। नोट कीजिए जल्दी फटाफट। कर लिया भाई आपने नोट? कर लिया सभी ने? हाँ जी। अब बात करते हैं अपन इसमें, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका ये 21। क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, वो आपको मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। बेल्ट सिद्धांत के आधार पर आपको चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर बताना है। आई होप आप उसको कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको अंदर करा दिया, तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 22 आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर जो 23 है हमारा बुक का, वो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां अपन को लिखनी है, जैसे कि अंतराकाशी दोष, शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष, एफ की, तो इनको भी मैंने अंदर से डिटेल से आपको बता दिया है। यानी क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करें 23 में भी हमको नहीं करना है, ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चन अपन को नहीं करने। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 24 की, तो ये क्वेश्चन अपन को करना है, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं पहले। हेलो स्टूडेंट, अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 24, सवाल बहुत बड़ा है लेकिन इसको जब अपन करेंगे बिल्कुल इजी है। हाँ जी, सवाल क्या है पढ़ते हैं पहले अपन। एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। यानी जो एल्यूमिनियम है वो किस में संकुलित क्रिस्टलीकृत हो रहा है? घनीय निबिड़ संकुलित। घनीय निबिड़ संकुलित संरचना का मतलब है सीसीपी। इसका धात्विक अर्धव्यास दे रखा है 125 पिकोमीटर। डियर, अब आप पूछोगे धात्विक अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? डियर होता है परमाणु त्रिज्या। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या। क्या होती है डियर? परमाणु त्रिज्या, ठीक है भाई। अब इसमें दो सवाल अपन से पूछे। पहला पूछा है एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई। आ गया भाई कोर की लंबाई, कोर का मतलब भुजा यानी ए पूछा है आपसे। और दूसरा पूछा है 1.0, ठीक है भाई, 1.0 यानी एक आपसे पूछा है सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में एकक कोष्टिका कितनी होगी। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है एकक कोष्टिका की संख्या, ठीक है भाई। अब क्या करें भाई, पहला सवाल अपन इसको सॉल्व करें। तो पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको धात्विक अर्धव्यास दे रखा है यानी आर दे रखी, लेकिन डियर इसमें वो तो दे ही नहीं रखी, क्या एकक कोष्टिका। तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाए इसमें भाई, अपन को आर दे रखी है। धात्विक अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया? आधा, यानी परमाणु व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो इस आधार पर अपन पता लग सकते हैं क्या है भाई, ये परमाणु त्रिज्या, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर। अब बात आती है हमको इसमें एकक कोष्टिका का तो पता नहीं है, क्योंकि एकक कोष्टिका का पता होगा तभी तो अपन ए और आर के मध्य जो संबंध है वो पता लगाएंगे। तो हम सवाल को दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक चीज दे रखी है क्या? घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। अब आपने जब मैंने आपको बताया था अष्टफल के रिक्तियों पर जब हम तीसरी परत रखते हैं तो वहां पर बनी थी घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो मैंने आपको ये भी बताया था कौन सी एकक कोष्टिका होती है इसमें, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में। डियर याद है कुछ? नहीं है, FCC याद है कुछ? यानी मैं ये बोल सकता हूं
घनीय निबिड संकुलित संरचना में, घनीय निबिड संकुलित संरचना में FCC एकक कोष्ठिका होती है। ठीक है भाई, इतनी सी बात पता चलते अब आप कहोगे सर अब हम इस सवाल को आसानी से करते हैं। अब करना क्या है भाई, रिलेशन रखना है, कैलकुलेशन करनी है। कर सकते हो कि मैं करवाऊं? नहीं साहब आप ही करवा दो, जब इतना करवा दो ठीक है भाई। ऊपर वाला मिटा दो क्योंकि अब वो काम का नहीं है, नीचे का ही काम का है। हाँ जी भाई, एक कोष्ठिका तो मैं बोल सकता हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं भाई। क्या जानते हो आप? वी नो दैट, हम जानते हैं FCC में A एवं R में संबंध क्या होता है। रिलेशन अगर अपन बात करें, रिलेशन क्या होता है अगर A और R के बीच में, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि वहां मैंने आपको सीधा लिखाया था भाई। तो R बराबर 2√2A, ये आपको कहां से आया मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में। तो इसको अपन को क्या करना है, A बाहर निकालना है, क्या हो जाएगा 2√2R, ये ठीक है भाई, ये हो गया अपना। ठीक है भाई, हम ये जानते हैं FCC में ये होता है, चूंकि ये होता है। ठीक है भाई, इसलिए अपन इससे ये बना देंगे। हो गया, ऊपर वाला मिटा दूं, क्योंकि सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना अपन। हाँ जी, क्या करना है, वैल्यू रखनी है और क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा भाई। A बराबर 2, हाँ जी, √2 का मान कितना होता है 1.4। ठीक है भाई, 1.414 इंटू कितना करना है 125। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो डियर। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व, ठीक है भाई, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी लगभग 353.6 पिकोमीटर, यानी अपन लगभग रख सकते हैं 354 पिकोमीटर के समझ भाई। आपकी जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मान आएगा आपका, तो लगभग अपन इसको रख सकते हैं 354 पिकोमीटर। यहां तक क्लियर है आपका? अरे यहां तक क्लियर है ना? हाँ जी, ये कैसे आएगा भाई, सिंपल से ये पॉइंट हटा दो, नीचे 1000 रख दो। ये भाई इसको मैं यहां कर रहा हूं, अगर देखिए 125, ये नीचे हो जाएंगे 1000 कैसे आए, ये पॉइंट हटा दिए, 1 2 3 संख्या 1000, ये 5 बार कट जाएगा, ये 40 बार कट जाएगा, फिर ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है भाई, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। ठीक है भाई, फिर आगे क्या कटेगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 414 और 4। ठीक है भाई, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से 702, 707 में 2 का भाग दोगे तो आपको यही मान आएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो भाई, कर सकते हो आप सभी। ये तो इजी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की तो बात हो रही है अभी, पिछले वीडियो में यही बात हुई थी कैलकुलेशन। हाँ जी, हो गया, यहाँ तो हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट इसका। हाँ जी, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया? ले लिया क्या? ले लीजिए जल्दी फटाफट। हाँ जी, ये अपना पहला सवाल हो गया। लेकिन डियर, इसमें दूसरे सवाल में ये पूछा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिका बनी, कितनी एकक कोष्ठिका बनी। तो आपको एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहूं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले। देखिए, आप मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल जाल है, आपको पता है कई एकक कोष्ठिका मिलकर क्या बनाती है, कई एकक कोष्ठिका मिलकर क्या बनाती है, क्रिस्टल जालक। मान लीजिए इस क्रिस्टल जालक का जो आयतन है वो कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन को इसमें एकक कोष्ठिका की संख्या ज्ञात करनी, तो इसके लिए क्या करेंगे, एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन क्या है भाई, मान लीजिए इसमें दे रखा 1, तो अपन 1 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएंगे 10। कितने आ जाएंगे 10। कैसे आएंगे भाई, एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है 1 है, और क्रिस्टल जालक का आयतन कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें अपन को एकक कोष्ठिका की संख्या पूछी है, तो 1 का भाग दे देंगे, यानी हमको इसमें एकक कोष्ठिका संख्या कितनी प्राप्त हुई 10। यानी मेरे कहने का मतलब है भाई, आपको एकक कोष्ठिका क्या ज्ञात करनी है, एकक कोष्ठिका संख्या। तो एकक कोष्ठिका की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए अपन क्या करें, क्रिस्टल जालक का जो आयतन है वो रख दे, और एकक कोष्ठिका का जो आयतन है, दोनों का अपन जब यहाँ पर इस तरीके, यानी एकक कोष्ठिका का आयतन का भाग दे देंगे, किसमें दे देंगे अपन, क्रिस्टल जालक के आयतन, तो अपन को एकक कोष्ठिका की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इस सवाल में क्या दे रखा है, ये तो मैंने जनरली बताया, इस सवाल में दे रखा है 1.0 सेंटीमीटर। तो ये जो दे रखा है ये क्या है, क्रिस्टल जालक घनत्व।
वह क्रिस्टल जालक का आयतन। सर आपको कैसे पता चला? देखो इसमें सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो आयतन का होता है सेंटीमीटर क्यूब, दे रखा है नहीं दे रखा। तो अब अपन को करना है इसमें नीचे क्या लिखना है, एकक कोष्ठिका का आयतन। सर एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है? डियर मैंने जब आपको घनत्व का सूत्र बताया था, एकक कोष्ठिका का आयतन मतलब होता है भुजा क्यूब। भुजापन को प्राप्त हुई है, बिल्कुल हुई है सर, ये एकक कोष्ठिका एल्यूमिनियम की 354, लेकिन यहाँ पिकोमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में। ठीक है भाई, तो क्या करें इसको? भाई इतना समझ में आ गया? हाँ जी, तो इतना समझ में आ गया। तो भाई अपन को ये सेंटीमीटर में चाहिए। आपको मैंने बताया था पीएम, 1 पीएम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर, और अगर इसको अपन मीटर में चेंज करें तो 10 की घात माइनस 12 मीटर हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर में अपन चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 354 इंटू 10 की घात माइनस 10 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? ठीक है भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। अब अपन क्या करें? 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको और सिंपल अपन कर लेते हैं। दो संख्या बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो यहां पर भी 10 की घात की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। सर ऐसा क्यों किया है आपने? ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। ठीक है भाई, मान रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अपन क्या करें? क्रिस्टल जालक का आयतन कितना दे रखा है अपन को डियर? इसमें एक कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो इसका आयतन, इसका एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है? अभी अपन ने निकाला है भाई। भुजा क्यूब होता है, भुजा कितनी है? 3.54 इंटू 10 की पावर कितनी? -8 सेंटीमीटर। बस बट्टे में रख दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दो इसको ऊपर वाले को। हाँ जी, सवाल बिल्कुल इजी है, घबराना मत भाई, कहीं घबरा जाए। इसको क्या करना है? मान रख दीजिए 1.0 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे 3.53 इंटू 10 की घात माइनस 8। ठीक है भाई, इसका क्यूब करना है। ये सेंटीमीटर क्यूब मैंने कर दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगी। जब इसका भाग दोगे, ये जो क्यूब संख्या जो आएगी आपकी, ठीक है भाई, ये जो क्यूब संख्या जो आपकी आएगी वो उसमें इसका भाग देना है, तो आपका मान लगभग आ जाएगा डियर 2.25 इंटू 10 की पावर 22, यानी उन एकक कोष्ठिका की संख्या कितनी होगी? 2.25 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है भाई, इस तरीके से सवाल होगा, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है भाई, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये हो गया डियर अपना क्वेश्चन नंबर, ये हो गया डियर अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसकी शॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, कुछ नहीं है, जैसे अपन ने सिंपल से किया। और ऐसे सवाल आपके टेस्टों में भी दिए डियर, ध्यान रखना। कोर की लंबाई पूछ ले, आपको परमाणु त्रिज्या पूछ ले, तो फॉर्मूला आपको ये देखना है, संकुलन क्षमता में आर और ए के मध्य जो रिलेशन है वो फॉर्मूला लगेगा, फिर कैलकुलेशन करनी है बिल्कुल। ठीक है डियर? हाँ जी, हाँ जी डियर। अगर अपन बात करें इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सिंपल है। ऐसा सवाल आपने अंदर पढ़ा हुआ है इसमें। देखिए, यदि NaCl को SrCl2 के 10 की घात माइनस 3 मोल % से डोपित किया जाए तो धनायन की रिक्तियों का सांद्रण कितना होगा? अब आपने ये जो सवाल है डियर, आपको मैंने पढ़ाया था अशुद्धता दोष, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? कुछ याद है? नहीं साहब, भूल। अरे आपको मैंने बताया था Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस Cl माइनस Na+ और फिर Cl माइनस Na+, बताया नहीं बताया था? मैंने बताया था कि यदि अपन SrCl2 की अशुद्धि मिलाते हैं तो ये जो Sr है दो धनायनों को प्रतिस्थापित कर देता है। एक धनायन के स्थान पर तो ये खुद आ जाता है और एक धनायन पर रिक्ति आ जाती है। एक धनायन पर क्या हो जाती है? रिक्ति होती है। यानी एक SrCl2 को मिलाने पर कितनी धनायन रिक्ति बनती है? एक धनायन रिक्ति बनती है। बनती नहीं बनती है? इसकी जब अपन अशुद्धि मिलाएंगे। अब वो क्या बोल रहा है, यदि NaCl को SrCl2 के 10 की घात माइनस 3 मोल 100 का मतलब क्या होता है डियर आपका? वो सॉरी, परसेंट का मतलब क्या होता है आपका? 100। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 100 मोल में, चूंकि 100 मोल, भाई 100 मोल कहां से आ गए डियर? क्योंकि परसेंट दे रखा है 100 मोल। इसको अपन पूरे NaCl को क्या मान रहे? 100 मोल बोल रहे। 100 मोल में SrCl2 के 10 की घात माइनस 3 मोल डोपित किए गए,
डोपित, यानी समझे मेरी बात को, कहने का मतलब यहां परसेंट दे रखे, इस परसेंट का मतलब है कि 100 मोल किसमें, NaCl के कितने मोल है, 100 मोल। इस 100 मोल में SrCl2 के कितने मोल डोपित किए गए हैं, कितने मोल डोपित किया गया है, 10⁻³ मोल डोपित किया गया है, तो 100 मोल में धनायन वृत्ति कितनी होगी, धनायन वृत्ति बराबर भी क्या होगी, 10⁻³ भाई सर क्यों, अरे डियर मैंने आपको ये भी अभी तो बताया था, SrCl2 की अशुद्धि जब अपन NaCl में मिलाते हैं तो एक Na+ की जगह तो ये खुद आ जाता है और एक Na+ की जगह क्या आ जाता है, रिक्त स्थान आ जाता है, यानी एक ही तो धनायन रिक्ति होगी। यानी सीधी सी बात करें अपन कि SrCl2 की जब अपन अशुद्धि मिलाएंगे तो एक धनायन रिक्ति होगी। अब वो कितनी अशुद्धि मिला रहा है, 10⁻³ यही तो अशुद्धि मिला रहा है, तो उतनी रिक्ति बनेगी इसमें, धनायन रिक्ति भी कितनी बनेगी, 10⁻³ अब ये तो 100 मोल में, तो 1 मोल में, इसलिए अपन बोल सकते हैं 1 मोल में धनायन रिक्ति क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगी 10⁻³ बटे में क्या हो जाएगा 100। भाई 1 मोल में क्या कर रहे हैं ना, यहाँ ये पूछ रहा है धनायन रिक्तियों का सांद्रण, सांद्रण का मतलब 1 मोल में कितनी संख्या होगी, तो 1 मोल में धनायन रिक्तियों की संख्या, ठीक है भाई। हाँ जी, क्या करें भाई, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻5 ये हो जाएगा, मोल लिख देंगे अपन इसको, है ना। तो 1 मोल बराबर क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या, यानी मोल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, Na, अरे मोल की जगह Na लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10⁻5 Na। या इसको आप और भी आगे सोल्व कर सकते हो, 10⁻5 है, Na का मान रख सकते हो, आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर कितना होता है 23। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर कितनी 18। तो आगे सॉल्व करो तो ये आंसर आ जाएगा भाई, 23 में से माइनस के 5 गए तो 18 बच जाएगी ना घात, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है डियर, यहां तक कोई दिक्कत, इसको दोबारा मैं रिपीट कर भाई, ये बोल रहा है यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल 100% से डोपित किया गया, यानी NaCl के कितने मोल है, 100 मोल, जिसमें से कितनी SR2 की अशुद्धि कितनी मिल गई, 10⁻3, यही लेवल में लगी, चूंकि 100 मोल के SR2 में 10⁻³ मोल डोपित किया, इतनी अशुद्धि मिली, जितनी अशुद्धि मिलाई जाएगी उतनी ही धनायन रिक्ति होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है SrCl2 को जब हमने NaCl में मिलाया तो एक NaCl की जगह तो SR आ गया, तो धनायन रिक्ति कितनी बनी, कितना खालिस्तान रहा था उसमें, एक ही तो रहा था। तो इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए अपन ने यहाँ पर 10⁻³ मोल डोपित किया गया है, तो अपन को ये पता है 100 मोल धनायन रिक्ति 10⁻³ है, तो 1 मोल में धनायन रिक्ति कितनी हो जाएगी, 10⁻³ बटे 100 मोल। 1 मोल बराबर होता है अवोगाद्रो संख्या, ठीक है भाई। तो अवोगाद्रो संख्या जगह मैंने लिख दिया, 100 ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे ना, तो क्या जाएगा 10⁻5 Na। तो अब आगे इसको वैल्यू को सोल्व कर सकते हो, 10⁻5 अवोगाद्रो संख्या मैंने मान रख दिया, 23 में माइनस के 5 चल जाएंगे तो 18, तो ये वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार हमारा ये 25वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 26वां क्वेश्चन जो है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, इन पर टिप्पणी लिखनी है। वर्ग नंबर 12 और वर्ग नंबर 16 तत्वों के बारे में आपको लिखना है, जो कि मैंने बता दिया, नोट में लिखवा दिया है। वर्ग नंबर 13 और 15 के बारे में। तो 26वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं नोटबुक के अंदर। तो इस प्रकार डियर आपके पाठ पुस्तक से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार आपके कंप्लीट ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब अपन इसमें आपका वैसे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक आध दो क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखे हैं, जो कि हमारे अंदर नहीं आए, तो उनको और मैं करवा दूंगा, ठीक है भाई। लेकिन आपका जो टेस्ट कल जो होगा, शनिवार को जो होगा, उसमें आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो मेरा आप सभी स्टूडेंटों से कहना है इस क्लास को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। अगर इस क्लास में कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है डियर, तो उस क्वेश्चन के बारे में मुझे बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको क्लास कैसी लगी, इसके बारे में मुझे वीडियो में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है डियर। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। गुड लक एंड गुड विश।